हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था हमारे वाटर कंजर्वेशन के बारे में। प्रॉब्लम्स जो एसोसिएटेड है, प्रॉब्लम्स जो है वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, उसके साथ साथ उसके इंपॉर्टेंस और हमने सॉल्यूशंस जो है वो भी देख लिए थे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पार्ट 5 में, दैट इज़ अबाउट योर फॉरेस्ट रिसोर्सेज। So what exactly do we mean by forest resources? First of all, forest is a key environmental resource. Forest definitely इनका होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहा तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट है तभी एक कहीं ना कहीं पोल्यूशन से हम आज भी दूर हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट का लंग्स बोला जाता है, क्यों? क्योंकि किसी तरीके से अगर आज हमारा प्लैनेट भी सांस ले रहा है, राइट, तो फॉरेस्ट की बदौलत ही सांस ले रहा है। फॉरेस्ट एज इकोनॉमिक, यानी कि कंट्री से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, एनवायरमेंटल, कमर्शियल, बिजनेस पर्पस के लिए, सोशल, सीनिक एंड कल्चरल वैल्यूज़। यानी कि फॉरेस्ट की वैल्यू सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं है, सिर्फ इकोलॉजिकल नहीं है, उसी के साथ साथ सोशल हो गया, कमर्शियल हो गया, कल्चरल वैल्यूज़ भी कई सारी जो है वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, सबसे पहले बात करेंगे हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। इट प्रोवाइड्स वेरी वैल्यूएबल टिम्बर। टिम्बर जो है वो हमको कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। फॉरेस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर प्रिमिटिव सोसाइटीज़, यानी कि कहीं ना कहीं सोर्सेस ऑफ फूड भी हमारे जो है वो कहाँ से आते हैं? फॉरेस्ट से ही आते हैं। फॉरेस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर डोमेस्टिक यूज़ इन मैनी अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो कई सारे फ्यूल्स जो है वो हम फॉरेस्ट से ही डिराइव करते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक क्विनीन, गम, रेजिन, कैम्फर। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो भी हम कहाँ से डिराइव करते हैं बच्चों? फॉरेस्ट से ही डिराइव करते हैं। इट इज़ द सोर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन, यानी कि कई सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं बच्चों जो हमको फॉरेस्ट में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आयुर्वेदिक तो मेडिसिन मिलती है, उसके साथ साथ उन्हीं से हमको यूनानी मेडिसिन जो है वो भी हमको कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है। इट सप्लाइज रॉ मटेरियल्स टू मेनी इंडस्ट्रीज लाइक पेपर, बिल्डिंग मटेरियल्स, फर्नीचर एंड अदर इंडस्ट्रीज। अब क्योंकि ये फॉरेस्ट है तो इससे कई सारी इंडस्ट्रीज़ का जो ग्रोथ है वो भी होता है। अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा कंट्री में, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उसके साथ में होता जाएगा। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन विथ पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरमेंटल इम्पॉर्टेंस। एनवायरमेंट में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेस्ट? क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट जो है उसको क्या करता है? मेंटेन करके रखने की कोशिश करता है हमारा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ऑल्सो कंट्रोल्स फ्लड बाय रिड्यूसिंग द सिल्टेशन। सो बेसिकली सिल्टेशन को रिड्यूस करके क्या करता है? फॉरेस्ट जो है वो फ्लड्स को, बाढ़ को रोकने में हमारी मदद करता है। इट प्रिवेंट्स द सॉइल इरोशन एंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को इरोड होने से, ख़त्म होने से बचाता है और उसी के साथ साथ क्या करता है? सॉइल कंजर्वेशन में हमारी हेल्प करता है बाय होल्डिंग द सॉइल पार्टिकल्स फर्मली। जो सॉइल के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, उस लैंड को बंजर नहीं बनाने देता है, तो वो सॉइल के पार्टिकल्स का होना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आज फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट ने सॉइल की उस क्वालिटी को इरोड नहीं होने दिया है। इट हेल्प्स इन कंजर्विंग वाटर एंड रेगुलेटिंग द वाटर साइकिल, यानी कि वाटर को कंजर्व करने में, बचाने में, और उसी के साथ साथ वाटर साइकिल में भी हमारी क्या करता है? मदद करता है। बच्चों, जो चैप्टर 1 था उसके अंदर मैंने आपको कई सारे जियोकेमिकल साइकिल समझाए हैं, उसी के अंदर आपका वाटर साइकिल भी है, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय वाटर साइकिल। देन वी हैव इट इज़ द हैबिटेट फॉर मेनी वाइल्ड एनिमल्स। हैबिटेट यानी कि ये एक घर है। किसका घर है? बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का फॉरेस्ट में रहने के लिए। अब हम इंसान तो जंगलों में जाकर रहते नहीं है, राइट? हमने एक सोसाइटी बनाई है अपने लिए, हम वहाँ पर रहते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन करके। अब एनिमल्स जो है इनके लिए क्या है? एक घर है। किसका? फॉरेस्ट जो है वो वाइल्ड एनिमल्स का घर है। नाउ दे प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। और इसी के साथ साथ एनवायरमेंटल बैलेंस ही नहीं बना के रखता है, इकोलॉजिकल बैलेंस भी बनाकर रखता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हमारे इकोसिस्टम में, हर किसी का होना ज़रूरी है, और हर किसी के लिए इसने क्या किया है? फूड, शेल्टर जो है वो प्रोवाइड किया है। तो ये होता है हमारा एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अब ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो कि रिलेट कर सकते हैं हम फॉरेस्ट के साथ में? एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को ख़त्म इसलिए किया भी जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर हमको खेती जो है वो करनी होती है।
इंटेंसिव और मॉडर्न एग्रीकल्चर ऑकर ऑन अ मच लार्ज स्केल डिफॉरेस्टिंग सेवरल किलोमीटर्स। अब इंटेंसिव या मॉडर्न एग्रीकल्चर जब हमको अप्लाई करना होता है मॉडर्न टेक्निक्स करके, तो हम फॉरेस्ट को क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करना वहाँ पर जो है वो शुरू कर देते हैं। कई सारे किलोमीटर्स तक हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उस लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर कर सकें। ऑल्सो लार्ज फॉरेस्ट लैंड्स आर क्लियर फॉर कमर्शियल फार्मिंग। अब ये जो फॉरेस्ट जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं बेसिकली क्यों कर रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग के लिए। कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो क्या करते हैं, अपने बिजनेस पर्पस के लिए वहाँ पर फार्मिंग करवाते हैं ताकि वो डायरेक्टली मार्केट में कस्टमर्स तक जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है वो क्या कर सके, सप्लाई कर सके। तो उसके लिए उनको लैंड की ज़रूरत है, तो उतने ही फॉरेस्ट के एरिया को हटाकर डिफॉरेस्टेशन करके वहाँ पर वो फार्मिंग करते हैं। इन द वर्ल्ड 40% एंड इन साउथ अमेरिका 68%, यानी पूरी दुनिया की अगर बात करें तो 40% और साउथ अमेरिका में 68% डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो कमर्शियल एग्रीकल्चर यानी कि इंडस्ट्रियल पर्पस की वजह से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर सोयाबीन कल्टिवेशन इन वेस्टर्न ब्राज़ील, यानी कि सोयाबीन हम सब जानते हैं क्या है, तो सोयाबीन के कल्टिवेशन के लिए क्या होता है, वेस्टर्न ब्राज़ील का जो पार्ट है अमेजॉन बेसिन वो पूरी तरीके से डिफॉरेस्टेशन जो है वो वहाँ पर डिफॉरेस्ट कर दिया गया है, यानी वहाँ के जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है ताकि सोयाबीन का कल्टिवेशन ज़्यादा हो सके। इसीलिए वहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफॉरेस्टेशन फॉर कैटल एंड फ्यूल प्रोडक्शन। कैटल और फ्यूल प्रोडक्शन के लिए भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ग्रोइंग डिमांड फॉर मीट, यानी कि नॉनवेज की जो डिमांड है वो बढ़ते जा रही है, मीट की डिमांड जो है वो बढ़ रही है एट लोकल एंड ग्लोबल स्केल। तो ये जो मीट, ये जो नॉन वेजिटेरियंस की जो डिमांड है नॉनवेज खाने की, ये ना कि सिर्फ लोकल लेवल पर है, ये ग्लोबली हर जगह इनकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। इज़ ऑल्सो रिजल्टिंग डिफॉरेस्टेशन फॉर ग्रेजिंग, यानी ग्रेजिंग के लिए, यानी जानवरों को जो फॉडर देना है, जो खाना खिलाना है, उसके लिए भी वो लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग पर्पसेस के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। स्ट्रिपिंग ट्रीज टू प्रोवाइड फॉडर फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, यानी कि ट्रीज को जो है वो कट कर रहे हैं ताकि फॉडर प्रोवाइड कर सकते हैं उन एनिमल्स को, उन जानवरों को। जो ग्रेजिंग का मतलब होता है बच्चों, जो जानवर चरने का काम करते हैं, राइट, तो वो ग्रेजिंग होता है। तो वो जो चरने वाले जानवर होते हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज को स्ट्रिप करके उसका फॉडर बना रहे हैं और फॉडर बनाकर उन एनिमल्स की ग्रेजिंग करवा रहे हैं। कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम इन सम ऑफ द रीजन्स। ओवरग्रेजिंग इज मोर कॉमन इन ड्रायर एरियाज। ओवरग्रेजिंग इज मोर कॉमन कौन से, जहाँ पर सूखा पड़ा होता है वहाँ पर ओवरग्रेजिंग ज़्यादा होती है। ऑफ द ट्रॉपिक्स लाइक सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका की बात करें तो इसका 2/3 जो फॉरेस्ट का हिस्सा है ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर विद इन 30 ईयर्स, यानी कि एक फॉरेस्ट का 2/3 हिस्सा जो है बच्चों वो क्या हो रहा है, पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है, यानी अब वहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है। 30 साल के अंदर अंदर फॉरेस्ट का 2/3 हिस्सा जो है वो ख़त्म हो गया। ऑल्सो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ कॉस्ट इंक्रीज्ड डिमांड फॉर फ्यूल वुड इन मैरी एरियाज़। अब इसी के साथ साथ क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ रहा है तो उनको फ्यूल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो ट्रीज से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन मैनी अफ्रीकन कंट्रीज डिफॉरेस्टेशन इज़ डन फॉर चारकोल प्रोडक्शन। तो चारकोल के प्रोडक्शन के लिए अफ्रीका में क्या हो रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर चारकोल प्रोडक्शन के लिए डिफॉरेस्टेशन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। नेक्स्ट दैट वी हैव इज कमर्शियल लॉगिंग। Commercial logging uses heavy machinery such as bulldozer, road grazers to remove tree cover and build roads which damages the forest areas to a greater extent। यानी businesses purposes के लिए भी जो logging होते हैं तो कई सारे trees होते हैं जिनको कट कर दिया जाता है और उसके लिए रोड ग्रेड्स या फिर बुलडोज़र जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि कम्प्लीटली ऐसा जो एरिया है, जो ट्री कवर है, जो रोड्स पे बिल्ड, जो रोड्स हमको बिल्ड करना है, अगर कहीं से रास्ता निकालना है तो हम उतने जंगल के एरिया को क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। तो अल्टीमेटली हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ लॉज रिलेटेड टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। किस तरीके से हम लॉज को भी वायलेट कर रहे हैं। लॉज रिलेटेड टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज कैन बी वायलेटेड इन एनी नंबर ऑफ वेज, यानी कि लॉज को क्या किया जा सकता है, वायलेट किया जा सकता है, उनको तोड़ा जा सकता है और बहुत सारे तरीके हैं उनको तोड़ने के लिए, सच एज टेकिंग वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरियाज। लकड़ी जो है वो कहाँ से, प्रोटेक्टेड एरिया से चुरा लेना। हार्वेस्टिंग मोर देन इज परमिटेड एंड हार्वेस्टिंग प्रोटेक्टेड स्पीशीज़, यानी कि जितना अलाउ किया है उससे भी ज़्यादा आपने हार्वेस्ट किया है। और हार्वेस्टिंग प्रोटेक्टेड स्पीशीज़, यानी कि जिनको बचा कर रखा गया है, प्रोटेक्ट किया गया है ऐसी स्पीशीज़ को, उनको भी आप क्या कर रहे हो और ज़्यादा हार्वेस्ट कर रहे हो।
दिस डिस्ट्रक्शन थ्रेटन सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट। इसकी वजह से क्या होता है, दुनिया में ऐसे कई सारे फेमस फॉरेस्ट है जिनके लिए खतरा है, जैसे कि रेन फॉरेस्ट अमेजोन का, कॉन्गो बेसिन एंड इंडोनेशिया। यानी कि ये जो जगहों पर फॉरेस्ट है, कहीं ना कहीं ये क्या है, यहाँ पर लाइफ जो है वो एंडेंजर्ड हो चुकी है, क्योंकि जो चीज़ के लिए मनाही की गई है हमने उन्हीं का हार्वेस्टिंग जो है, कल्टीवेशन जो है वो बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। सम ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। अब जो डेवलपमेंट के लिए हम काम करते हैं, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बच्चों यहाँ पर, तो रोड्स को बनाने के लिए, रेलवेज़ को बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, कैनल्स, डैम्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मासिव डिफॉरेस्टेशन करते हैं ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज। ओवर पॉपुलेशन डायरेक्टली अफेक्ट्स फॉरेस्ट कवर्स। अब ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि तादाद बढ़ रही है, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फॉरेस्ट कवर जो है वो उससे अफेक्ट होगा। एज विद द एक्सपांशन ऑफ सिटीज मोर लैंड इज नीडेड टू एस्टैब्लिश हाउसिंग एंड सेटलमेंट्स। अब क्योंकि शहर बनने वाले हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हमको ज़मीन की ज़रूरत है, तो ज़मीन की ज़रूरत है तो हम जंगलों को ख़त्म करना शुरू कर रहे हैं, ताकि और ज़्यादा घर जो है वो रहने के लिए हम बना पाए। Therefore, forest land is reclaimed on large scale. For example, mangrove areas in Mumbai and Thane region have been reclaimed for real estate development and for different human activities. इसी के साथ साथ बच्चों जो मैनग्रोव एरियाज होते हैं जो कि मुंबई और थाने में है, उसको सबसे ज़्यादा रिक्लेम किया गया है किस चीज़ के लिए, वहाँ पर रियल एस्टेट डेवलपमेंट होगा और उसी के साथ साथ डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो भी वहाँ पर परफॉर्म होगी। तो बच्चों हम अपने रहने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। So that is how developmental activities are affecting forest and which is leading ultimately to deforestation. Next है हमारा forest fires. Forest fires start as a consequence of downed power lines, sparks from trains, tools and machinery doing work in the forest. अब कहीं ना कहीं जंगलों में जो आग लग जाती है वो भी एक रीज़न हो जाता है। अब ये आग कैसे लगती है, कहीं पर इलेक्ट्रिक अगर पोल्स है, अचानक से उसके वजह से आग लग गई है जंगलों के अंदर, उसी के साथ साथ टूल्स एंड मशीनरी काम करते हुए यूज़ किया जा रहा है अगर वहाँ पर कुछ, और अचानक से पूरी जंगल में आग जो है वो लग गई है, तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो डेंजर में है। नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक्स। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स क्यों होते हैं, जब बिजली गिरती है, तो वो एक नेचुरल रीज़न हो जाता है, वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कई सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी ऐसी है जिसकी वजह से फॉरेस्ट में फायर्स होने के चांसेस है। फॉरेस्ट फायर चेंजेस द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ फॉरेस्ट। अब कहीं ना कहीं जब आग लग जाती है जंगलों के अंदर, तो वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है फॉरेस्ट का और कंपोजिशन होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी में चेंज आ जाता है और लोगों की ज़िंदगी जो है वो भी क्या होती है, खतरे में आ जाती है, जो कि कहीं ना कहीं जंगलों के आसपास में रहते हैं, या कुछ ऐसे ट्राइबल्स लोग होते हैं जो जंगलों के अंदर ही अपना घर बनाकर रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, फॉरेस्ट फायर्स भी क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म करने के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अनप्लान्ड माइनिंग। माइनिंग जो हम करते हैं कहीं ना कहीं वो भी अनप्लान्ड अगर रही। मैनी फॉरेस्ट एरियाज आर रिच इन मिनरल्स एंड देयरफॉर वल्नरेबल टू डिफॉरेस्टेशन। कई सारे फॉरेस्ट एरियाज ऐसे हैं जो कि रिच है, कई सारे फॉरेस्ट एरियाज है जो कि रिच है। रिच किस चीज़ों में है, मिनरल्स में, यानी यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स जो है हमको मिलेंगे। तो जब मिनरल्स हमको एक्सट्रैक्ट करना होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होगा। Waste that comes out from mining pollutes the environment and affects the nearby species. अब ये माइनिंग एक्टिविटी परफॉर्म करने की वजह से जो वेस्ट जनरेट होकर निकलता है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट तो अफेक्ट होता ही है, उसी के साथ साथ जो उसमें रहने वाली स्पीशीज़ है, अलग अलग प्रजाति है, वो भी अफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल द अमेजॉन बेसिन इज रिच इन प्रीशियस मेटल्स। अब जो अमेजॉन बेसिन हमने देखा है एज एन एग्जाम्पल प्रीवियसली भी, वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा है, मेटल्स वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि कॉपर मिलेगा आपको, आयरन मिलेगा, इवन गोल्ड एंड सफरिंग फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जिसके अंदर गोल्ड भी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, कहीं ना कहीं वो लोग डिफॉरेस्टेशन की वजह से ऐसे जंगल जो है वो सफ़र करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग आएंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगी उनको एक्सट्रैक्ट करने में। With technology and monetary incentives from government increases the rate of deforestation. अब क्योंकि टेक्नोलॉजी भी गवर्नमेंट ने हमको प्रोवाइड करके दी है और क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स मिलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे रहे हैं।
नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। वाइल्ड लाइफ यानी कि जितने रहने वाले वहाँ पर जो जानवर है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, उनका भी पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, उनकी भी प्रजातियाँ जो है वो ख़त्म हो रही है। बच्चों, मैं हर लेक्चर में आपको एक चीज़ बोलती हूँ, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए हर एक स्पीशीज़ का दुनिया में रहना ज़रूरी है। सिर्फ इंसान ही यहाँ पर राज नहीं कर सकते हैं, जितने भी गॉड मेड स्पीशीज़ बनाए गए हैं उन सब का ज़रूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए। नाउ ड्यू टू मासिव फेलिंग ऑफ ट्रीज, अब क्योंकि झाड़ सबसे ज़्यादा गिराए जा रहे हैं, कहाँ पर, जंगलों में, वेरियस स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर लॉस्ट। तो कई सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वहाँ से जा चुके हैं। दे लूज देयर हैबिटेट एंड आर फोर्स टू मूव टू न्यू लोकेशन। कहीं ना कहीं अपना घर छोड़कर उनको क्या करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। सम ऑफ देम आर इवन पुश टू एक्सटिंक्शन। कुछ तो ऐसे भी हो गए जो कि कहीं ना कहीं एक्सटिंक्शन यानी कि ख़त्म होते जा रहे हैं। Our world has lost many species of plants and animals in the last couple of decades। यानी कि 10-20 सालों के अंदर ऐसे कई सारे क्या रहे हैं, 10-20 सालों के अंदर हमने कई सारी स्पीशीज़ है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स की है, उनको क्या हुआ है, लॉस्ट होता हुआ हमने खुद देखा है। नेक्स्ट है नेचुरल कैलामिटीज़। नाउ नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामीज एक्सेट्रा ऑल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। अब ये जो अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, सुनामीज होती है, इसकी वजह से भी क्या होता है, फॉरेस्ट पूरी तरीके से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, उसका मतलब ख़त्म हो जाता है। When it rains, trees absorb and store large amount of water with the help of their roots। जब बारिश होती है तो झाड़ क्या करते हैं, अपने रूट के अंदर, अपनी जड़ों के अंदर बहुत सारा पानी जो है वो जमा करके रख लेते हैं। When they are cut down, the flow of water is disrupted and leads to floods। जब उनको पूरी तरीके से काट दिया जाता है झाड़ों को, तो क्या होता है, वो जो पानी का बहाव है वो पूरी की तरह क्या हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, जिसका मतलब, जिसकी वजह से बेसिकली फ्लड्स होता है इन सम एरियाज एंड ड्रॉट्स इन अदर। तो कहीं पर बाढ़ आ जाती है और कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर सूखा पड़ जाता है। अब फॉरेस्ट रिसोर्सेज के हमने प्रॉब्लम्स तो देख लिए क्या लीड करते हैं, अब हम देखेंगे किस तरीके से फॉरेस्ट को सेव किया जा सकता है, कुछ सोल्यूशन और मेथड्स देखेंगे। पहला है अफॉरेस्टेशन। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जंगलों को ख़त्म करना अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट वेयर दैट डिड नॉट एग्जिस्ट इन द पास्ट। यानी कि ऐसी जगह पर फॉरेस्ट बनाना शुरू करो जो पहले पास्ट में कहीं पर नहीं हुआ करते थे। It includes different plantation practices like intensive plantation, captive plantation। तो बेसिकली ये दो टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, एक है इंटेंसिव और एक कैप्टिव प्लांटेशन। Intensive plantation refers to raising the plants on all available land from farm fields to roads, rail sites to every available space। Intensive का मतलब होता है हर जगह प्लांटेशन शुरू कर दो, ज़रूरी नहीं एक जंगल का एक लैंड खरीदो वहीं पर आप प्लांटेशन करो। बेसिकली फार्म फील्ड्स में आप शुरू करो, रोड्स पर शुरू कर दो, रेलवे के साइड में जो होता है वहाँ जितनी स्पेस अवेलेबल है जहाँ पर हम प्लांटेशन कर सकते हैं वहाँ पर करो, उनको कहते हैं इंटेंसिव प्लांटेशन। Afforestation along slopes ensures timber supplies and also protects soil erosion। Afforestation की वजह से क्या होता है, it ensures timber supplies, यानी टिम्बर का सप्लाई भी ज़्यादा होगा और soil erosion जो है उससे भी बच सकते हैं। Captive plantation क्या होगा बच्चों, बेसिकली एक स्पेसिफिक प्रजाति जो होगी प्लांट की, उनको हम कहीं पर एक स्पेसिफिक जगह पर क्या कर सकते हैं, उनको ग्रो कर सकते हैं। तो ये दो टाइप ऑफ प्लांटेशन है हमारे जो अफॉरेस्टेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ग्रोइंग ट्रीज वेयर डिफॉरेस्टेशन हैज टेकन प्लेस। ऐसी जगहों पर जाकर प्लांट्स को ग्रो करो, ट्रीज को ग्रो करो जहाँ पर हमने क्या किया है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट किया है। एफर्ट्स आर मेड टू रिप्लेस लॉस्ट ट्रीज, यानी कि जो झाड़ हम खो चुके हैं, जो स्पीशीज हम प्लांट्स की खो चुके हैं, ऐसी प्लांट्स को वापस से ग्रो करना शुरू करना है। ऑल्सो द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन शुड बी डिस्करेज्ड, यानी कि कल्टीवेशन की प्रैक्टिस को भी ख़त्म करो। एंड ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड। उसी के साथ साथ जो हम ओवरग्रेजिंग करवाते हैं एनिमल्स को, कि प्लांट्स को, ट्रीज को ख़त्म करो, जंगलों को ख़त्म करो और एनिमल ग्रेजिंग के लिए वहाँ पर छोड़ दो, तो कहीं ना कहीं हमको एनिमल ग्रेजिंग वाली एक्टिविटी जो है उसको भी, उस पर भी रोक लगानी चाहिए। There is a need for reforestation in ecologically sensitive areas like national parks, mountain slopes, etc। तो इकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो रिफॉरेस्टेशन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कौन से एरियाज़ में है, नेशनल पार्क्स, वहाँ पर क्योंकि जानवर भी होते हैं, वहाँ पर ट्रीज़ भी होते हैं, प्लांटेशंस भी रहते हैं, तो ऐसी जगहों पर जाकर हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अपना अफॉरेस्टेशन जो है, रिफॉरेस्टेशन जो है वो कर सकते हैं नेशनल पार्क्स एंड माउंटेन के स्लोप्स के ऊपर। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड कटिंग प्रैक्टिस।
Selective cutting of trees should be encouraged, that is only mature trees or weak or disease affected trees which are wasting the space must be cut. पर जो कई बार ऐसा होता है, हम गार्डन्स में विजिट करते हैं, देखते हैं जहाँ पर कई प्लांट्स ऐसे हैं जो ओवर ग्रो हो चुके, जो ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं, तो हम ऐसे प्लांट्स को क्या करते हैं, कुछ हद तक ट्रिम कर देते हैं, कट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी वही बोला जा रहा है, ऐसे झाड़ या तो कम्प्लीटली वेस्ट है, जिनकी ज़रूरत हमको नहीं है, किसी तरीके से उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है नेचर के अंदर, या फिर अगर ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं तो आप उनको ट्रिम कर सकते हो, लेकिन जितना हो सके हमें ट्राई करना है कि हमें सिर्फ वेस्टेज को ही बाहर निकालना है। जो झाड़ काम के रहेंगे, जो ट्रीज़ की ज़रूरत है हमारे इकोलॉजिकली बैलेंस बनाए रखने के लिए, उनको हमको ख़त्म नहीं करना है। दिस इंश्योर्स इनफ ट्रीज आर लेफ्ट टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा प्लांटेशन करके रख सकते हैं ताकि हम सॉइल इरोजन होने से बचा सकें। क्लियर कटिंग इफ़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड विल लीड टू सॉइल इरोजन, स्पेशली टू स्टीप स्लोप्स। अब जहाँ पर ऐसा स्टीप एरियाज रहता है, अगर वहाँ पर कटिंग अगर सही से नहीं हुई तो कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा ऐसे स्टीप स्लोप्स के ऊपर होगा। जो ऐसे लैंड होते हैं ना बच्चों, जो इस तरफ से स्टीप होकर जाते हैं, जिसको हम चढ़ान या उतरन बोलते हैं, बेसिकली उनको स्टीप स्लोप्स बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है हमको ध्यान रखना है, खास करके ऐसी जगहों पर जहाँ पर हम क्या कर सकें, प्लांटेशन जो है वो सही कर सके, ट्रीज़ की ग्रोथ जो है वो सही से कर सके, और सही जगह के सही से कटिंग जो है इन एरियाज़ में होना ज़रूरी है। Next is control forest fire. Okay. To check the forest fire, a closed system of lookout towers and air patrols to give earliest possible warnings of fire outbreaks should be developed in the areas frequently affected by fire. तो बेसिकली फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए अगर आप चाहो तो जैसे ट्री हाउसेज होते हैं, तो उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, पॉसिबल वार्निंग के लिए एयर पेट्रोल्स जो है वो बनाकर रख सकते हो, यानी जंगलों के ऊपर से जाकर पेट्रोलिंग कर रहे हो, चेक कर रहे हो किसी तरीके की कोई फायर ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है। उसी तरीके से लुकआउट टावर्स बना सकते हैं बीचों बीच जंगल के अंदर, जब हम बार बार जंगल की सारी एक्टिविटीज़ पे नज़र रख रहे हैं। तो अर्लीस्ट पॉसिबल वार्निंग्स जो है वो हमको अलार्म के थ्रू देनी है कि इस जंगल में आग जो है वो लगने वाली है। शुड बी डेवलप्ड इन द एरियाज अफेक्टेड फ्रीक्वेंटली बाय फायर, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पर हमको पता है आग ज़्यादा लगती है, ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर आग लगने के, तो ऐसी जगहों पर तो खास नज़र रखनी चाहिए। सम फायर प्रिवेंटिंग टेक्निक्स वुड इंक्लूड वाटर स्प्रे। अब किस तरीके से हम बचा सकते हैं, जब हमको पता है कहीं पर आग लगी है तो फॉरेस्ट फायर्स को कैसे रुका सकते हैं, वाटर स्प्रे कर सकते हैं हेलीकॉप्टर से, 3 मीटर वाइड फायर लेन्स एक्सेट्रा। तो 3 मीटर वाइड ऐसी फायर लेन्स बनाकर रखो कि आग अगर यहाँ से बहे तो इस रास्ते की तरफ बढ़े ही नहीं। तो इस तरीके से वाइड जो है वो हमको लेन्स जो है, रास्ते जो है वो बीच में बना देने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम डिजीजेस। आप बीमारियों से फॉरेस्ट को कैसे बचाएंगे, इंसेक्ट्स एंड डिजीज मस्ट ऑल्सो बी फाउंड बाय रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स एंड सम प्रोटेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पेस्ट, यानी कि किसी भी तरीके से कोई पेस्ट अटैक जो है वो जंगलों में ना हो, उसके लिए रेगुलरली इंसेक्टिसाइड्स जो है हमको स्प्रे करते रहना है, फॉरेस्ट का इंस्पेक्शन जो है वो करते रहना है कि किसी तरीके का डिजीज़ किसी प्लांट को या ट्री की तरफ या किसी इंसेक्ट्स की वजह से फॉरेस्ट में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ सब्सटीट्यूट्स। एज फार एज पॉसिबल मेक यूज़ ऑफ सब्सटीट्यूट्स, यानी कि जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा ऑल्टरनेट ऑप्शन जो है वो हमको देख कर रखना है फॉरेस्ट के प्रोडक्ट के लिए, और ऐसे मेथड्स अप्लाई करने जो हमने 3 Rs पढ़े हैं, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग। फॉर एग्जाम्पल, रिप्लेस वुडन फर्नीचर विद स्टील। अब जैसे कि अगर हमको पता है सब्सटीट्यूट यानी कि ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या हो सकता है, तो वुडन फर्नीचर अगर है तो वुडन फर्नीचर को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, स्टील के फर्नीचर से या प्लास्टिक से जहाँ पर ज़रूरत होगी। प्लास्टिक बेसिकली चेयर्स हम प्लास्टिक की यूज़ कर सकते हैं। रबर और गुड क्वालिटी प्लास्टिक कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर वुड प्रोडक्ट वेरीवर पॉसिबल, और जहाँ कहीं भी पॉसिबल हो रबर की या गुड क्वालिटी अदर प्रोडक्ट्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर वुड की ज़रूरत नहीं है, ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं, वहाँ पर आप ऑल्टरनेट ऑप्शंस का यूज़ जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट है इंक्रीज लॉगिंग टैक्स। लॉगिंग टैक्स शुड बी रेज्ड बाय गवर्नमेंट विच विल रिड्यूस द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द टिम्बर। अब टिम्बर जो है बार बार जो झाड़ है वो हम काटते हैं, लॉगिंग करते हैं, लेकर जाते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है आप जो टैक्सेस हैं इसके ऊपर क्या कर दो, टैक्सेस जो है वो बढ़ा दो। टैक्सेस जब आप बढ़ा दोगे तो अल्टीमेटली टिम्बर का प्रोडक्शन जो है, डिमांड जो है वो भी कम होने लग जाएगी।
गवर्नमेंट शुड सेट लाइसेंस फीस हाई इनफ टू डिस्करेज लॉगिंग। अब लॉगिंग को अगर हम चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट या ट्रीज़ को कट नहीं किया जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लाइसेंस फीस जो है वो क्या करनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए। जिनको भी टिम्बर के बिजनेस में उतरना है, बेसिकली लाइसेंस फीस जो है वो ज़्यादा बढ़ा दो, ताकि वो लोग उस बिज़नेस में ही ना आए और लॉगिंग जो है वो ना हो, जिसकी वजह से फॉरेस्ट इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इट इज सेइंग अबाउट प्रमोटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री को प्रमोट करो। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज अलोंग द फेंसिंग ऑफ फार्म्स और इन बिटवीन क्रॉप्स इन द फार्म। यानी कि ट्रीज को प्लांट करना चाहिए कहाँ पर, या तो फेंसिंग ऑफ फार्म्स में, ये हमारा फार्म एरिया है अगर, तो इसके बाहर आपको क्या करना है, एग्रो फॉरेस्ट्री करना है, या तो जो क्रॉप्स हैं उनके बीच में हमको क्या करना है, फार्मिंग करनी है। ग्रोइंग ट्री अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के साथ साथ हमने क्या किया, बीच में एक दो ट्रीज जो है वो भी ग्रो कर दिए। दिस विल लीड टू प्रिवेंट इन सॉइल इरोजन, कहीं ना कहीं हम सॉइल इरोजन होने से बचा सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री इज क्वाइट सक्सेसफुल इन द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, यानी कि इन स्टेट्स में एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो फेमस है। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स इन्वॉल्विंग फार्मर्स एंड पब्लिक इन फॉरेस्ट्री, यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री में हम फार्मर्स के साथ साथ किसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, पब्लिक्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं फॉरेस्ट्री, यानी कि फॉरेस्ट की ग्रोथ के लिए। लास्ट आता है हमारा इसके अंदर पॉइंट, जो कि है हमारा पब्लिक अवेयरनेस। People should be made aware of the importance of forest resources in human life and its ill effects of deforestation, यानी कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ह्यूमन लाइफ किस तरीके से सफ़र करेगी, क्या उनके बुरे प्रभाव जो है वो हमारी ज़िंदगी में पड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ों की हमको अवेयरनेस जो है वो लोगों में क्रिएट करना ज़रूरी है। With the help of seminars, workshop, advertisements, awareness needs to be created. अब ये सारी चीज़ें जो अवेयरनेस है वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, वो हम क्रिएट कर सकते हैं सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू। दिस कैन फर्दर लीड टू मैनेजमेंट ऑफ वैल्यूएबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जब लोगों के अंदर ये जागरूकता फैलाई जाएगी कि क्यों रिसोर्सेज जो है फॉरेस्ट वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि उसका इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों डिफॉरेस्टेशन हमको नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये सारी ही चीज़ें हैं जो हमारी मदद करेगी लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और अल्टीमेटली लोग जो है वो लैंड कल्टिवेशन पर्पज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन ना करें। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बच्चों हमारा, वहाँ पर हम हमारा एनर्जी रिसोर्सेज, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस जो है वो देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।